यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर के लिए एक पेपर, जो कि 25 मार्च 2017 का ये पेपर है। इसमें जो अपना फर्स्ट पार्ट पूछा जाता है पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले भी एक सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए थे। तो उसी सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्लीट थ्योरी सेशन जो है वो भी अवेलेबल है। उसका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर अगर आपको थ्योरी पढ़ना है पूरा डिटेल में तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा रहे हैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसके जितने भी पार्ट है, सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें जीके और बेसिक चीजें आपसे मैथ्स पूछा जाता है। थर्ड पार्ट जो अपना मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो अपना अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। तो सारी ही चीजों के जो है थ्योरी वाइज आपको वीडियो क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है। एक बार आप इन्हें जरूर से विजिट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने पूछा है कि कुछ कैरेटोनाइट जैसे कि लाइकोपिन एकल ऑक्सीजन के भक्षक यहाँ पर होते हैं और ये क्या करते हैं, शक्तिशाली प्रदान करते हैं। दैट मीन्स ये एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदान करते हैं। कुछ ये हानिकारक एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं, ये कुछ ऑक्सीडेंट गतिविधि यहाँ पर करते हैं, या फिर ये सारी ही चीजें जो है लाइकोपिन के द्वारा यहाँ पर करी जाती है। बेसिकली लाइकोपिन नेचुरली बॉडी में जनरेट होता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी बाहर से दी जाती है, इसके कई सारे कैप्सूल्स भी होते हैं। बेसिकली जो बुढ़ापे में जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है तो शरीर कमजोर होता जाता है, तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए लाइकोपिन और ऐसी कुछ दवाइयों का सेवन यहाँ पर किया जाता है। और कैरेटोनाइड, अपने साइंस में भी इस वर्ड का नाम सुना होगा कि कोई भी फ्रूट होता है तो उसका जो रेड कलर होता है वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, कैरेटोनाइड होता है। जैसे टमाटर का लाल कलर होना, वाटरमेलन का रेड कलर होना, तो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैरेटोनाइड यहाँ पर होता है ना। तो एक जो हमारी बॉडी में नेचुरली जनरेट होता है लाइकोपिन, ये क्या होता है, एकल ऑक्सीजन भक्षक होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन जुड़ने की जो गतिविधि है उसको रोकता है। मतलब ये नहीं कि हमारी ऑक्सीजन बंद कर दे, हमारे अंदर जो एक्टिविटी होता है उसको ये खत्म करता है, उसको ये रोकता है। और क्या प्रदान करता है, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि यहाँ पर ये प्रदान करता है ना। दैट मीन्स कि जो खतरे से बचाव करता है, एक तरीके से सीधी भाषा में आपको समझना है तो लाइकोपिन क्या करता है, जैसे हार्ट डिजीज हो गई है ना, कोई भी ऐसी बीमारी हो गई तो उससे हमारे शरीर की ये रक्षा करता है। इस प्रकार की हमारे शरीर में यदि कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो गया कि 40+ हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है कि अब मुझे बहुत कमजोरी होती है, थकान सी भी रहती है, तो डॉक्टर उसको एक कैप्सूल पकड़ाएंगे, रेड कलर के वो कैप्सूल्स होते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं, लाइकोपिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन जिनको बोला जाता है, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो यहाँ पर बड़ी रहे, अच्छी रहे, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का खतरा यहाँ पर कम हो सके। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये बोल रहा है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख रीजन क्या है। मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस क्या बोलता है कि जो ब्लाइंडनेस होती है उसका मेन रीजन क्या है। मोतियाबिंद हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंखों से रिलेटेड हमको दिख रहा है मोतियाबिंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1, कि मोतियाबिंद जो है ये अंधता का प्रमुख कारण यहाँ पर माना जाता है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, मेनली जो मेन फैक्टर है इसके पीछे वो है मोतियाबिंद हो जाना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 ने, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है। सबसे पहला इसने लिखा है निगरानी तंत्र स्थापित करना। दूसरा लिखा है टीबी का उचित निदान, पहचान और केस प्रबंधन सुनिश्चित करना। टीबी संचरण की गति और वृद्धि को घटाना। या फिर ये सारी ही प्रोग्राम जो है, ये सारी ही चीजें जो है नेशनल टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत कंसीडर करी जाती है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके का एक सिस्टम बिठाना है जो इसको कंट्रोल कर सके। अगर एक व्यक्ति को हो रहा है तो वो दूसरे व्यक्तियों से दूर रहे, है ना, इस तरीके से। तो ये बात बिल्कुल सही है। उचित निदान, पहचान यहाँ पर करना, सुनिश्चित करना, इसकी गति और वृद्धि को कम यहाँ पर करना। तो तीनों ही चीजें बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 17th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन से विटामिन
B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। आपको ध्यान होगा इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ये था, है ना? आई थिंक 3 नंबर का ही ये क्वेश्चन था, जिसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि विटामिन B12 से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये किस प्रकार का खतरा यहाँ पर उत्पन्न करता है ना? तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है ना? एक क्वेश्चन अपन देख लेंगे, वो प्रीवियस अभी जो पूछा गया था। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्योर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसीज। इसमें से कौन सा विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न, सबसे पहले विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न यहाँ पर हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। तो कौन इसको ठीक करेगा? देखो, अब हमको पता है कि यहाँ पर फॉलिक एसिड है, तो फॉलिक एसिड जो है इसको यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर हम लोग फॉलिक एसिड युक्त भोजन को यहाँ पर ग्रहण करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर होगी कि ये जो कमी है मेगालोब्लास्टिक, और मेगालोब्लास्टिक होता क्या है, हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है उसका शेप बढ़ने लग जाता है। ठीक है, आरबीसी जो नॉर्मल शेप की होती है तो उसका आकार धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है ना। तो कई सारी समस्या यहाँ पर इससे उत्पन्न हो जाती है। तो कौन यहाँ पर इसको ठीक कर सकता है, फॉलिक एसिड यहाँ पर इसको ठीक कर सकता है। ठीक है, वही अपना फॉलिक एसिड बात कर लो या विटामिन B12 बोल लो, तो फॉलिक एसिड युक्त भोजन सेवन करेंगे, है ना, तो ये इसको ठीक कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेल किसका समृद्ध स्रोत यहाँ पर माना जाता है? ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ PUFA, सैचुरेटेड फैट, अनावश्यक, नॉन इसेंशियल, वसा, अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। देखो आपके जो ये 5 सेक्शंस हैं, है ना, ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि ये वाले जो अपन सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट या PUFA हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला जब हमने सेक्शन 4 पढ़ा था तब भी हमने, जब बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले, तब भी हमने इस टाइप की चीज़ों को डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट यहाँ पर क्या होता है, ECC के जब हमने क्वेश्चन किए थे, राइट। तो अभी भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, मतलब सारी चीजें आपके मिक्स है, सब कुछ आपको एक साथ ही दिखेगा पेपर में, है ना। तो तेल किसका समृद्ध स्रोत माना जाता है, PUFA का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अब ये PUFA क्या होता है, अब आपको ये ध्यान होगा, हमने दो चीजें पढ़ी थी, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप ऐसा भोजन लेते हैं जो अनसैचुरेटेड है, जो फैट अनसैचुरेटेड है, दैट मीन्स वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। जैसे जैतून का तेल, हमने 2 से 3 चीज़ों के नाम देखे थे जिसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसका यदि आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसको PUFA के बारे में अपन देख लेते हैं। PUFA का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जिसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या PUFA भी कहा जाता है, एक अच्छी वसा होती है, वो एक प्रकार की अनसैचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा। ये एक प्रकार के वसा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। आपके आहार में जैतून, कैनोला तेल जैसे PUFA खाद्य पदार्थों को शामिल करने से स्वास्थ्य समस्याओं के विकास के जोखिम को यहाँ पर कम किया जा सकता है। जैसे किसी को भी हार्ट संबंधी समस्या होगी तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा कि वसा युक्त भोजन या फैट वाला भोजन आपको नहीं करना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि जितनी भी चीजें उसको पता है कि तेल में फैट होता है ना, इन चीजों में फैट होता है, तो वो सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन फैट की भी 2 कैटेगरी होती है, तो कौन सा वाला फैट आपको छोड़ना है, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप जैतून तेल हो गया, कैनोला तेल हो गया, इनका सेवन कर सकते हैं, जैसे मूंगफली तेल हो गया, सोयाबीन, ये सारी चीजें इसमें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? श्वसन के माध्यम से फैलने वाले रोग का नाम आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मिसल्स खसरा यहाँ पर हो सकता है, मम्स यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये सारे ही जो है श्वसन के मार्ग से फैलते हैं, मतलब श्वास नली के द्वारा यहाँ पर फैलते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? देखो, इन्फ्लुएंजा फैलता है, जो सर्दी जुकाम होता है वो भी श्वसन मार्ग के थ्रू ही, हमारे रिस्पायरेटरी रूट ही उसका रहता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें खसरा, वो भी फैलता है। मम्स की बात करें, जिसको गलसुआ भी हम लोग बोलते हैं, तो सारी ही बीमारी यहाँ पर श्वसन मार्ग के थ्रू होती है। एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। आंसर क्या करेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर, सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये देख सकते हैं, ये खसरा है ना, इस तरीके से हो जाता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम है।
ठीक है, फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा मम्प्स गर्ल्स हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हमारी जो पैट्रोइड ग्लैंड है ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन जब गर्ल्स हुआ या यहाँ पर मम्प्स हो जाता है तो ये इसमें क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और ये चेक इस तरीके से यहाँ पर इसमें पूरा स्वेलिंग दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है मम्प्स गर्ल्स हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। इसमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन डी की आवश्यकता को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप ऑप्शन देखकर समझ ही गए होंगे आंसर क्या होगा इसका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द डाइटरी विटामिन डी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट। अब इसमें आप क्या आंसर करोगे, देखो इसमें पहला तो ऑप्शन पूछा है लिपिड रिच डाइट, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग और व्यवसाय। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट कहीं से कहीं तक हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड नहीं है, या फिर बोले तो इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ना। तो क्या ही आंसर करोगे, जो भी करोगे वो इसमें सब सही निकलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना था, इसमें एक नेगेटिव निकालनी थी चीज। ठीक है, अब इससे रिलीजियस प्लेस से, सनस्क्रीन से और ऑक्यूपेशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हालांकि करेक्ट आंसर की मैं इसको ए माना है, बट किस सेंस में माना है पता नहीं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन मस्ट अवॉइड अल्कोहल, कैफीन, आर्टिफिशियल कलर्स, या फिर ये सारी चीजें। डेफिनेटली इन सभी चीजों से यहाँ पर बचना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है ना। ऑप्शंस देखिएगा, स्टीरिया, मसल्स, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, टाइफाइड यहाँ पर हो सकता है, जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, बात करने से, एक दूसरे के सामान यूज करने से नहीं फैलता है। हमसे पूछा है नेगेटिव, तो हिस्टीरिया जो है एक प्रकार का पागलपन होता है। ठीक है, जहां पर व्यक्ति अपनी मेंटल स्टेट में नहीं होता है, तो ये कोई एक दूसरे से बात करने से, उस व्यक्ति से मिलने से नहीं फैलेगा। नेगेटिव पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन से होते हैं, खसरा फैलता है, इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम आप देखते ही हैं कि दूसरे को हो रहा है तो सामने वाले को डेफिनेटली होगा। टाइफाइड भी फैलता है, सूक्ष्म जीव रोगाणु के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग यहाँ पर बोला जाता है। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, टीबी, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया संक्रामक रोग के कुछ यहाँ पर उदाहरण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम किसके अंदर पाए जाते हैं, त्वचा के अंदर, हड्डियों के अंदर, नाखूनों के अंदर, या फिर बालों के अंदर। तो आपको पता ही है कि कैल्शियम मेन बात हो रही है, तो ये तो हमारे इसमें पाया जाएगा हड्डियों में, फास्फेट भी और मैग्नीशियम भी है, तो ये सब किस में पाया जाते हैं, हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। अगर इसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी यहाँ पर हो जाती है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। ऑस्टियोमलेशिया हमने कल ही डिसीज के बारे में सुना था, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस करके, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है, छिद्रपूर्ण हो जाती है, कि कभी भी आपको किसी भी समय हल्की सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या बोल रहा है, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण किस चीज में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। देखो यहाँ पर शरीर में ऊतकों की संख्या बढ़ेगी, उनका द्रव्यमान भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, और साथ ही हृदय वाहिकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स होते हैं, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर किस चीज की वृद्धि होगी, किस चीज में वृद्धि होगी, बेसल मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती है, आधिकारिक चयापचय जो क्रियाएं होती है, इसमें वृद्धि होगी, हाइट में वृद्धि होगी, विशेष गति क्रियाओं में वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, हमारी जो बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनमें यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे कि आपको दो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, बीएमआर और आरएमआर क्या होता है। जैसे अपन बीएमआई इंडेक्स पढ़ते हैं, बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पर पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही बीएमआर इंडेक्स होता है और आरएमआर इंडेक्स होता है। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 में हमने 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बीएमआई इंडेक्स के बारे में देखा था, राइट। जो बॉडी से मास का इंडेक्स यहाँ पर बताता है कि आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल हेल्दी है कि नहीं। और हमारा अगर बीएमआई इंडेक्स जो है 18.5 से 24.9 के बीच में आता है, दैट मीन्स व्यक्ति जो है हेल्दी है। ठीक है, ऐसे ही अपना बीएमआर चलता है और आरएमआर चलता है। एक बार आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बीएमआर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर वह कैलोरी होती है जो आप जलाते हैं क्योंकि आपका शरीर बुनियादी जीवन निर्वाह का कार्य करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं
तो वो कैलकुलेट करेगा आपके बीएमआर को। और ऐसे ही आप इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जिसको आरएमआर यहाँ पर कहा जाएगा। दैट मीन्स आप कितना समय रेस्ट करते हैं, जिसको बेड टाइम अपन बोल सकते हैं, है ना। आप कितने समय बेड पर हैं जिसमें आपने कुछ भी काम नहीं किया, आप बिल्कुल नॉर्मल मोड में थे। ठीक है, आप इस डायग्राम से इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बीएमआर है कि आपने कितना फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर किया है, या फिर आप डायरेक्टली आरएमआर अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कितना समय अपना बेड पर खर्च किया है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई कैलोरी यहाँ पर बर्न आपने नहीं की, है ना, इस तरीके से। ओके, और आरएमआर को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें पूरा दे भी रखा है। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे चेक करना है कि आरएमआर मेरा कितना है, मैं कितने समय आराम करती हूँ, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है 10 × वेट। ठीक है, वुमन के लिए देख लेते हैं। 10 × वेट, आपका वेट जो भी है उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 60 है, 600 हो जाएगा, प्लस 6.25 इंटू हाइट आपकी जितनी भी है आप उसको सेंटीमीटर में रखेंगे। जैसे अभी अपन फुट और इंचेस में मेजर करते हैं, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखना। -5 इंटू आपकी एज क्या है, एक आइडियल एज 35 अपन ले लेते हैं, -16, है ना। इस फॉर्मूला से आपका आरएमआर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो अभी इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ये जो सारी चीजें वृद्धि के कारण किस चीज में वृद्धि हो जाएगी, आपका जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, अधिक चयापचय जो क्रियाएं हैं उसमें यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएम स्टैंड्स फॉर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि आपको सारे फुल फॉर्म एक साथ लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे कल ही अपन ने एक फुल फॉर्म देखा था आरडीए करके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस करके। ठीक है, जो हमारी डेली डाइट प्लान को यहाँ पर बताता है, राइट। ऐसे ही करके आपको सारे फुल फॉर्म यहाँ पर याद हो जाने चाहिए। अभी तक की क्लास में कल से ही अगर मैं काउंट करूँ तो कल हमने आरडीए पढ़ा था, हमने कल एक पीडीएस सिस्टम भी पढ़ा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम से यहाँ पर कनेक्टेड है, जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है कि भारत में किस तरीके से राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस राज्य में कितना करना है, आपातकालीन स्थिति में जो राशन है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, कब लाया गया था, हमसे ये पूछा था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कब लाया गया था, तो 1947 में बाय फूड सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में, एसएएम का फुल फॉर्म क्या है, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हमने कुपोषण के कई सारे प्रकार पढ़े थे, जिसमें से एक प्रकार हमारा था सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि व्यक्ति का जो हाइट है ना, हम लोग जो भी चीज़ें कंपेयर करते हैं वो किससे करते हैं, हाइट और वेट से यहाँ पर करते हैं। तो इसमें ये देखा गया था कि जितनी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है उतना उसका वेट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमने कई सारी एक स्केल भी देखी थी कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में SAM यहाँ पर बोला जाता है। और कुछ रिवाइज करना है तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति अंडरवेट है, अंडरवेट मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति का वजन कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज और जेंडर, जैसे कि बच्चा लड़का है या लड़की है, उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली और थोड़ी नॉर्मल इसको माना जाता है अंडरवेट कंडीशन। दूसरा यहाँ पर वेस्टिंग होता है, जिसको अपक्षय यहाँ पर कहा जाता है। हाइट तो बहुत ज्यादा है लेकिन वजन बहुत ही कम है। ठीक है, ये हो जाता है। तीसरा यहाँ पर स्टंटिंग होता है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा पोषण वाला था, है ना। तो हमने देखा था कुपोषण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं अपने 4 प्रकार के। स्टंटिंग होता है, स्टंटिंग मतलब टिगनापन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगी कि ऊंचाई जो है बच्चे की बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है ना, बच्चे की हाइट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है, तो बच्चा यहाँ पर कम हाइट का हुआ है। ठीक है, और फिर अपना लास्ट वाला आ जाता है SAM करके, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर बच्चे की जो बोल सकते हैं कि लंबाई इंक्रीज नहीं होती है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर चलती है। फिर इसके लिए स्केल आती है ना, जो हमने MM स्केल के बारे में पढ़ा था कि MM स्केल क्या करती है, इसको मेजर करती है, बच्चे की बाहों का साइज और इसको लेकर मेजर करती है कि बच्चा कुपोषण का शिकार है या किस तरीके से है। ओके, तो एक बार आप थ्योरी क्लास जरूर से विजिट करिएगा, कुपोषण पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। मलेरिया नामक रोग जो है प्रभावित करता है किसको? हार्ट को, किडनी को, स्प्लीन को या लंग्स को? तो ये प्रभावित करता है प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये लोअर रिब जो है इसके अंदर पाया जाता है स्प्लीन, इसको ये अफेक्ट करता है, इसको ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी के क्या लक्षण हो सकते हैं? भूख का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज का रहना, खांसी, छींके और बहती नाक का होना या वजन बढ़ना। अगर काली खांसी हो रही है दैट मीन्स ये सिम्टम उस व्यक्ति में देखे जा सकते हैं, खांसी, छींके और बहती नाक। ओके, 28 को देखिएगा। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है, मतलब जो आयरन डिफिशियंसीज होती है ना, आयरन की कमी लोगों में, यूजुअली लोगों में रहती है। ठीक है, तो वहां पर आयरन की गोलियां डॉक्टर यहाँ पर सजेस्ट कर देते हैं। तो किस किन लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है? नवजात शिशु व बच्चे, सही बात है। गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, सही है। गर्भवती महिलाएं, इन सभी में ये समस्या यहाँ पर देखी जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 29 को देखिएगा। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए के अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस समय बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि यहाँ पर हो जाती है, मातृ ऊतकों की वृद्धि भी हो जाती है। तो इन दोनों वजह से यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, आंसर करिएगा। घेंगा ग्वाइटर रोग किस चीज से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पीयूष ग्रंथि से या पराउटू पैराथायरॉइड ग्लैंड से यहाँ पर कनेक्ट है। अब देखो, घेंगा ग्वाइटर रोग जो है हमारे गले में होता है। अब यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। और ये तीनों ही ग्रंथि जो है ब्रेन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि अपना करेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्वाइटर रोग कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होती है, लेकिन जब ग्वाइटर होता है, घेंगा रोग होता है, तो इसका आकार इस तरीके से यहाँ पर एनलार्ज हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। खराब आहार और अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता किस चीज के कारण है? ये अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला है। देखो, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है ना, या फिर हम लोग अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की बीमारी पकड़ सकती है, डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि मोटापा यहाँ पर हो सकता है, डिसलिपिडीमिया जो है ये भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसने इसके आगे पूछा है कि अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट है, मतलब जिस घर में हम लोग रह रहे हैं या हमारे आसपास का वातावरण जैसा है, हमारा मोहल्ला, हमारी गली जैसी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकती है। मतलब वातावरण स्वच्छ नहीं है, हानिकारक है। मतलब इसमें तो केवल यही हो सकता है कि पानी भरा हुआ रहता है, मच्छर पनप रहे, है ना। तो ये भोजन के साथ साथ इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। और डिस्लिपिडीमिया देखना है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एबनॉर्मली एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल और फैट्स इन द ब्लड, हमारे ब्लड में अचानक से एबनॉर्मली क्या होने लग जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। फैट जो होता है, जिसको हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, उसकी मात्रा यहाँ पर बढ़ने लग जाती है, जिससे डिस्लिपिडीमिया यहाँ पर हो सकता है। नाम में ही छुपा हुआ है लिपिड, है ना। तो लिपिड की मात्रा हमारे शरीर में, ब्लड में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कई सारी बीमारियां यहाँ पर एक साथ हो सकती है। ठीक है, तो खराब आहार तो है ही सही, लेकिन परिवेश भी अच्छा नहीं है, तो मलेरिया यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका, वैक्सीन यहाँ पर अनुशंसित है? कल की ही क्लास में हमने बच्चों को कितने टीके लगाए जाते हैं उन सबके बारे में डिस्कस किया था। तो आज पूछा गया है कि गर्भवती माता के लिए कौन कौन सी टीके होते हैं। बीसीजी, रोटावायरस, टिटनेस, टॉक्सोई या फिर मिसल्स के लिए लगता है। तो यहाँ पर लगता है टिटनेस के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से लगता है? टिटनेस लगता है, इन्फ्लुएंजा का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है। कल हमने हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों के बारे में डिस्कस किया था, तीनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस किया था। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को 4 बार लगता है, 2.5 महीने तक जो है 4 टीके यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये माता को भी लगेंगे, है ना। और मैनिंगोकोकल यहाँ पर लगता है और रेबीज का टीका यहाँ पर लगता है, तो ये माता को लगने वाले हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट, अनबैलेंस, इनकम्प्लीट या ऑल ऑफ द अबव? देखो, ये चीज पॉजिटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस डाइट, ऑप्शन नंबर 1। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एक मच्छर वाहित रोग नहीं है जो मच्छरों की वजह से नहीं फैलता है? फाइलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया? इसमें से मच्छरों से फैलने वाला कौन सा नहीं है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो है मच्छरों की वजह से नहीं फैलता है, ये कीट के काटने की वजह से होता है, कीड़ा होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, बाकी फाइलेरिया, डेंगू एंड मलेरिया तीनों मच्छरों की वजह से है। ओके, चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है? टिटनेस, रेबीज, मलेरिया या फिर कैंसर? तो इसमें से बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? टिटनेस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वायरस वाला अपन बोल सकते हैं कि रेबीज जो है वायरस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण को यहाँ पर खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं? ठीक है, डाइटरी फैक्टर्स विच डिक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन, हमारा शरीर आयरन को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आयरन का जो अवशोषण होता है हमारे शरीर के द्वारा उसको कम कर देगा? अगर हम लोग बोले कि इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, यानी कि आंतों की गतिशीलता अगर ज्यादा है तो आयरन का अवशोषण कम होगा, सही है। फॉयलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति से आयरन का अवशोषण कम होता है, सही बात है। अगर हाइपोक्लोरोहाइड्रिया यहाँ पर हो गया तो इससे आयरन का अवशोषण कम होगा क्या? यस, डेफिनेटली कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर करेक्ट है। ये तो आप समझ गए कि आंतों की गतिशीलता यहाँ पर अधिक होती है तो आयरन का अवशोषण कम है। ठीक है, दूसरा, फॉलेट और ऑक्जेलेट हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो गए तो आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तीसरा जो बोल रहा है कि हाइपोक्लोरोहाइड्रिया यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये एक वो ऐसी चीज है जिसमें हमारा स्टमक, हमारा पेट जो है HCl को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना बंद हो गया, दैट मीन्स हमारा पेट जो है भोजन को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्लोरोहाइड्रिया बीमारी यहाँ पर हो सकती है, तो जिसकी वजह से आयरन का अवशोषण भी कम हो जाएगा, मतलब हमारा शरीर आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो भी भोजन आप लेंगे जो आयरन युक्त है वो हमारे शरीर में अवशोषित होगा ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये कुछ 36 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी पेपर के आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास 6 PM में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।